हेलो फ्रेंड्स, साइंस की अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आई हूँ सेल का ही। सेल के मैंने आपको 5 वीडियो अभी बना के डाल दिए हैं यूट्यूब पर, जिसमें एनिमल सेल के समस्त जो ऑर्गन हैं उन सब के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्लांट सेल क्या होता है, प्लांट सेल की स्ट्रक्चर, प्लास्टिड क्या होते हैं, जो लवक होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है। इन सब से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आते हैं, वो मैं आपको आज डिटेल में समझाऊंगी। और मैं आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है वो बताऊंगी, और प्लस कौन कौन से सेल ऑर्गन हैं जो डबल मेम्ब्रेन है और कौन से सेल ऑर्गन हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन है, और क्रोमोसोम क्या होते हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। शुरू करते हैं प्लांट सेल से। ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। ये देखें आप प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। इसमें आप देखें, ये जो आपको ये वाली जो संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली, ये न्यूक्लियस है। ये आपको बीच में जो संरचना दिखाई दे रही है, 1 मिनट में आपको बता ही देती हूँ। थोड़ा सा नीचे आ रहा है, पहले ऊपर की सारी सेल ऑर्गन समझा देती हूँ, बाद में मैं आपको बता दूँगी नीचे जो भी सेल ऑर्गन है वो। आप देखें, ये प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है प्लांट सेल। ये प्लांट सेल की मैं देखें, ये आपको जो एक साइड कॉर्नर पे ये जो आपको ये संरचना जो दिखाई दे रही है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही आपको जो गोल संरचना दिखाई दे रही है, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये जो न्यूक्लियस है, इसको हिंदी में केंद्रक भी बोलते हैं। केंद्रक मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और न्यूक्लियोलस, ये वाली जो संरचना है न्यूक्लियोलस की, इसको केंद्रिका भी कहते हैं। ये केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, और इसी के अंदर क्रोमेटिन, ये नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन, इसमें एक धागे के नुमा पूरा ये भरा हुआ होता है, एक संरचना होती है जिसको क्रोमेटिन बोलते हैं। जो इसमें के अंदर क्रोमेटिन एक होता क्या है, तो एक न्यूक्लिक एसिड होता है जो डीएनए और आरएनए के फॉर्म में रहता है। आगे बात करें, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ये आपको जो फोल्डेड जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं जो इस टाइप की, इनको ईआर बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये मैंने आपको एनिमल सेल में पहले पढ़ा दिया है। जिन्होंने पिछली सेल के लेक्चर नहीं लिए हैं, वीडियो नहीं देखे हैं, तो एक बार जाके वो सारे वीडियो देख लें, जिससे आपका सेल का कोई क्वेश्चन आपका बाहर इससे जाएगा ही नहीं, इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ। और आप वो वीडियो देख लोगे तो आपका ये सेल वाला जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो ये वाली जो आपको संरचना दिख रही, इसको ईआर बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ईआर भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ ईआर, एक होता है रफ ईआर। ये जो केंद्रक के पास का जो ईआर होता है, इसको हम बोलते हैं रफ ईआर, क्योंकि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होता है, जिस वजह से इसको रफ ईआर बोलते हैं। और इसी ईआर से प्रोटीन का निर्माण होता है। और जो केंद्रक से दूर ईआर होता है, इसको स्मूथ ईआर बोलते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो केंद्रक से दूर और सेल मेम्ब्रेन के पास होता है, उसको स्मूथ ईआर बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस के पास में होता है, उसको रफ ईआर बोलते हैं, क्योंकि उस ईआर के ऊपर राइबोसोम लगे हुए होते हैं जिनसे प्रोटीन का निर्माण होता है। और स्मूथ ईआर में लिपिड्स का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको क्रोमोसोम का थोड़ा सा बता दिया। ये आपको एक यहाँ पे एक बड़ी सी संरचना दिखाई दे रही होगी। एक तो यही मेजर अंतर है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। ये वाली संरचना आपको एनिमल सेल में नहीं दिखाई दी होगी, क्योंकि ये सेंट्रल वैक्यूल है जो ओनली और ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है। प्लांट सेल में वैक्यूल एनिमल सेल में भी होती है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत छोटी छोटी होती हैं, इस टाइप की छोटी छोटी सी वैक्यूल होती हैं। और कुछ एनिमल सेल ऐसी भी होती हैं जिनमें वैक्यूल होती ही नहीं, और इनका कोई खास एनिमल सेल में कोई खास इनका फंक्शन होता नहीं है। लेकिन प्लांट सेल में एक सेंटर में होती है, जिसको सेंटर वैक्यूल बोलते हैं, वो बहुत बड़े आकार की होती है। ये जो आपको सेंट्रल वैक्यूल दिख रही, इसके अंदर क्या भरा होता है, तो इसके अंदर जो द्रव भरा होता है, उस द्रव को सेल सैप बोलते हैं।
सेल सेप, जो एक निर्जीव द्रव है। इस कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है, इस कोशिका के अंदर वाले जो द्रव है उस द्रव को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव भरा हुआ होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और इन दोनों के कंबाइंड द्रव को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है बहुत अच्छे से, एक बार देख लें, क्लियर हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये जैविक होता है। इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर जैविक क्रियाएं होती हैं, लेकिन ये वैक्यूल के अंदर, एक रिक्तिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ है ये निर्जीव द्रव होता है। इसे सेल सेप बोलते हैं, और इस वजह से ये एक टर्जिड रहता है। इस वजह से जो आपको कोशिकाएं या जो आपको पत्तियां दिखाई देती हैं तो ग्रीन रहती हैं। जब ये सेल सेप सूखने लगता है पत्तियों के अंदर से या सेल्स के अंदर से, तो पत्तियों का कलर येलो होने लगता है, वो मुरझा जाती हैं और सूख जाते हैं। जब तक ये सेल सेप इसमें भरा हुआ होता है तो पत्तियां भी ग्रीन एकदम से दिखाई देती हैं। ये मैंने आपको सेंट्रल वैक्यूल के बारे में बता दिया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सेंट्रल वैक्यूल ओनली प्लांट सेल में ही होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। बड़े आकार की होती है, कोशिका के बिल्कुल केंद्र में होती है, और इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसे सेल सेप बोलते हैं। आगे बात करें, ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये गोल्जी बॉडी है। इसके बारे में मैं आपको पहले पूरी बता चुकी हूँ, क्योंकि ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाई जाती है। तो आप एक बार वो वीडियो देख लें तो क्लियर हो जाएगा। गोल्जी बॉडी, बाकी जितने भी कोशिका अंग हैं वो सारे दोनों में पाए जाते हैं। जो अलग से हैं वो मैं उसको अच्छे से बता दूंगी। एक केंद्रक प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में होता है, गोल्जी बॉडी दोनों में होता है। तो आप वहाँ जाके उस वीडियो को जाके एक बार देख लें। ये आपको ये संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर ये जो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। यही संरचना ये यहाँ पे है और यही यहाँ पे है। ये जो संरचना दिख रही इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ये आपको यहाँ पे एक गोल गोल संरचना दिखाई दे रही है, इसको प्रोटीन। ये आपको ये यहाँ पे छोटे छोटे से रंध्र दिखाई दे रहे हैं, इसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इनका काम क्या होता है? तो एक सेल लगभग एक से दूसरी सेल को कांटेक्ट करने का काम होता है। एक सेल से दूसरे सेल में कोई भी पदार्थों का, जिनको एक दूसरे की ज़रूरत होती है, उन पदार्थों का आदान प्रदान, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये यहाँ पे आपको ये जो सेल वॉल दिखाई दे रही है, इसी सेल वॉल से एक दूसरी यहाँ पे कोशिका का भी निर्माण हो जाएगा। ऐसे कोशिकाएँ जुड़ी हुई होती हैं। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करते हैं? एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने का काम करते हैं। आगे देखें, ये वाली आपको जो संरचना दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये संरचना, ये भी ओनली प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब बात करें, इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को अभी मैं आपको आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। ये आपको बाहर की ये जो मोटी परत दिखाई दे रही है, इसको सेल वॉल बोलते हैं। ये सेल वॉल भी ओनली प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। सेल वॉल के अंदर आपको ये दिख रही होगी एक और मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन जो दिख रही है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होती है, और सेल वॉल ओनली और ओनली प्लांट सेल में ही होती है। ये मैंने आपको बोला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। तो देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको दिख रहा होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला जो है वो रफ है, और ये बाहर वाला है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल इसमें जो मेजर डिफरेंस जो होते हैं अंतर प्लांट सेल और एनिमल सेल में, वो एक वैक्यूल का होता है, एक वैक्यूल का होता है, दूसरा आपका एक क्लोरोप्लास्ट का होता है, तीसरा आपका ये सेल वॉल का होता है, जो आपको एनिमल सेल में, प्लांट सेल में मिलेगी, एनिमल सेल में नहीं मिलेगी। तीसरा आपको ये प्लाज्मोडेस्माटा का होता है, जो आपको ओनली प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। बाकी आपका न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें आपको दोनों में मिलेंगी। ये जो द्रव भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, ये दोनों में होगा। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों में होगा। क्रोमेटिन, केंद्रिका, ये सब आपको दोनों में मिलेगी। आगे बढ़ते हैं,
मैं आपको पहले लवक और प्लास्टिड के बारे में बताती हूँ। ये आप नंबर छोड़ दें कि नंबर क्या है। देखें, प्लास्टिड या लवक, लवक या प्लास्टिड होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि यह केवल और केवल किस में होता है, तो एनिमल सेल में होता है। ये लवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में हरित लवक बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, ये एल है, याद रखना। ल्यूकोप्लास्ट, जिसको आवरणी लवक बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट, जिसको वर्णी लवक बोलते हैं। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। हरित लवक जो होता है एक कैसे कलर का होता है, हरे रंग का। तो ये पौधे के किस भाग में होगा, पत्तियों में। ल्यूकोप्लास्ट या आवर्णी लवक, ये रंगहीन होता है, याद रखना। ये कैसा होता है, ये रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, ये रंगहीन होता है। तो पौधे का कौन सा भाग है जो रंगहीन होता है, तो ये जड़ होती है, तो ये जड़ में पाया जाएगा। क्रोमोप्लास्ट, ये पौधे का रंगीन भाग होता है, रंगीन, कलरफुल, रंगीन भाग होता है। तो आपने देखा होगा पौधे का रंगीन भाग, रंगीन क्या क्या होते हैं पौधे में, तो फल अलग अलग कलर में मिल जाएंगे, फूल मिल जाएंगे, बीज मिल जाएंगे। तो इनमें कौन सा लवक पाया जाएगा, क्रोमोप्लास्ट पाया जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट किस में होगा, जड़ों में होगा। प्लस आपने देखा होगा एक कुछ पौधों में एक मिल्क टाइप में निकलता है, वो भी वाइट कलर का होता है, इसको रंगहीन बोल सकते हैं या इसको सफ़ेद भी बोल सकते हैं। जो सफ़ेद रंग का जो भाग होता है उसमें ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा हरे रंग में। 1 बाय 1 पढ़ते चलेंगे इनको। देखें, सबसे पहले बात करें क्लोरोप्लास्ट की, हरित लवक की। ये आपको दिखाई दे रहा होगा हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ये लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट, ये हरित लवक। तो ये हरित लवक होता क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका एक डायग्राम यहाँ पे बना के ही बता देती हूँ। देखें ये कैसा होता है। सबसे पहले तो याद रखें ये क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होता है। ये मैंने डबल मेम्ब्रेन इसकी बना दी है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर इस टाइप के सिक्के के ढेर टाइप के पाए जाते हैं। इस टाइप की संरचना होती है, ऐसा लगता है ये सिक्के होते हैं। और ये एक पाइप टाइप के माध्यम के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे आपको और मिल जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे छोटा सा आपको थोड़ा सा बता दिया है। ये सब एक दूसरे से मिले हुए होते हैं और इसके अंदर एक द्रव भरा हुआ होता है। एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। ये आपका जो डायग्राम है एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। यहाँ पे तो पहले मैं लिख ही देती हूँ कि डायग्राम किसका है, तो एक क्लोरोप्लास्ट का। सारा डायग्राम चला गया, कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार और बना के बता देती हूँ। ये डबल मेम्ब्रेन होता है, इसमें इस टाइप के सिक्के के ढेर की समान संरचना पाई जाती है। आप बना लेना इसका डायग्राम तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए बन गया है, मैंने थोड़ा सा रफली बना दिया है। और इसके अंदर एक द्रव भरा हुआ होता है, ये द्रव भर गया है। ओके, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं इस संरचना को। ये ओनली प्लांट सेल में होती है, तो याद रखना ये ओनली और ओनली प्लांट्स में होती है, एनिमल में ये नहीं होती है।
ये ओनली प्लांट्स में होती है, एनिमल में नहीं होती है। अब आप देखें ये डबल मेम्ब्रेन होती है, इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये आपकी जो सिक्के के ढेर के समान जो संरचना दिख रही, तो इसके एक ढेर को बोलते हैं, ये मान के चलो ये पूरा एक ढेर है इसका, ये वाला एक ढेर है, इस एक ढेर को हम बोलते हैं ग्रेनम। ग्रेनम या बुक्स में आपको ग्रेना भी मिल जाएगा, कुछ भी हो। और अगर इसके एक सिक्के की बात करें, इसके ढेर में से कोई एक सिक्का हमने निकाल लिया है, ये मान के चलो कोई एक ये सिक्का एक निकाल के अलग कर लिया है, ये सिक्का निकाल के अलग कर लिया है, तो इसके एक सिक्के को बोलते हैं थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड बोलते हैं इसके एक सिक्के को। अब बात करें, इस सिक्के के अंदर एक पिगमेंट भरा होता है, एक वर्णक भरा होता है, ये भर दिया मैंने, एक ग्रीन कलर से भर दिया, एक पिगमेंट, एक वर्णक, इसका इस टाइप से पूरा भरा हुआ होता है। आप ये बना लेना तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा होगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से। और बीच में भी एक कोई पदार्थ होता है। अब आप देखें, इस एक सिक्के के ढेर को थैलेक्वाइड बोलते हैं। इस थैलेक्वाइड के अंदर ग्रीन कलर का एक पिगमेंट भरा होता है, इस पिगमेंट को क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल के अंदर भी आपको एक संरचना दिखाई दे रही होगी, ये वाली एक छोटी सी संरचना, इसको ये एक प्रकार की धातु है और इस धातु को मैग्नीशियम बोलते हैं। Mg लिख दिया यहाँ पे, मैग्नीशियम। ये कौन सी धातु है? तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्लोरोप्लास्ट किसमें, क्लोरोप्लास्ट है क्या? तो एक प्रकार का लवक है, ये ओनली प्लांट्स में पाया जाता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं, ये जो आपका ये जो दिख रहा है ये लिक्विड, ये क्या है? तो एक जो तरल पदार्थ है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा, ये डायग्राम आप लोग बना लेना अच्छे से, स्ट्रोमा बोलते हैं इस द्रव को। देखें, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होता है, बाहर की भित्ति को आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली को इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर सिक्कों के ढेर के समान एक संरचना पाई जाती है, जिसमें कई प्रकार के सिक्के दिखाई देते हैं जो एक के ऊपर एक सेट होते हैं। इस सिक्के के ढेर को ग्रेनम या ग्रेना बोलते हैं। इस पूरे ढेर को, इसके पूरे एक ढेर को बोलेंगे ग्रेनम या ग्रेना। लेकिन अगर मैं बात करूं कोई एक सिक्के की, तो अगर कोई एक सिक्के को उठा के अलग से देखा जाए तो उस एक सिक्के को, अगर मान के चलो मैंने ये सिक्का उठाया है, उस सिक्के को उठा के यहाँ रखा हुआ है, तो इस एक सिक्के को थैलेक्वाइड बोलते हैं। आप हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी में लिखना है हिंदी में भी लिख सकते हो, थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड बोलते हैं। जब इस थैलेक्वाइड को भी अच्छे से उसको पूरा माइक्रोस्कोप से देखा है कि इसके अंदर क्या होता है, तो इस थैलेक्वाइड के अंदर एक पिगमेंट भरा होता है। ये आपको जो पिगमेंट दिख रहा है ग्रीन कलर का, इस पिगमेंट को क्लोरोफिल बोलते हैं। इस वर्णक होता है, इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। और इसके कारण ही पौधों का रंग हरे कलर का होता है, पत्तियों का रंग हरे कलर का होता है। ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर उपस्थित होता है, इस वजह से पत्तियों का, पौधे का रंग कैसा होता है? हरे रंग का होता है। और इनके बीच में एक धातु होती है, एक मेटल होता है जिसको मैग्नीशियम बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आए हैं कि पौधों में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सी धातु होती है? तो मैग्नीशियम होती है। ये मैंने आपको बता दिया है पूरा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। क्लोरोप्लास्ट, अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि जब दिन का समय होता है, जब सूर्य का प्रकाश होता है, तो सूर्य के प्रकाश में ये आपको ये जो थैलेक्वाइड दिखाई दे रहा है, ये जो थैलेक्वाइड की संरचना दिखाई दे रही है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जब प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो थैलेकॉइड में होती है। इस सिक्के के ढेर के समान जो संरचना है ग्रेनम इनमें होती है, लेकिन नाइट में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो डार्क रिएक्शन बोलते हैं। जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में होती है। पौधों में रात के समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया स्ट्रोमा वाले भाग में होती है, मीन्स इस लिक्विड में होती है, और दिन के समय जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो आपके ग्रेनम में या बोलें तो थैलेकॉइड में होती है। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्लोरोप्लास्ट। आगे चलें, ये देखें हरित लवक बोलते हैं इसको हिंदी में, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। यह हरे रंग का होता है, मैंने अभी बता ही दिया। इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि सिक्के के ढेर की समान संरचना होती है, उसको ग्रेना बोलते हैं। एक सिक्के के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है जो एक पिगमेंट होता है, और उस क्लोरोफिल के बीच में भी एक धातु पाई जाती है जिसको मैग्नीशियम कहते हैं। क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी सहायता से पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर अपना भोजन बनाते हैं। यह पौधे के हरे भागों में पाया जाता है, या ये बोलें कि जहाँ क्लोरोफिल होता है वो पौधे के हरे भाग होते हैं, या जो पौधे का हरा भाग होता है वहाँ पे कौन सा वर्णक होता है या कौन सा पिगमेंट होता है, तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। अब ग्रीन कलर का जो भाग होता है वो लगभग सारे पौधों की पत्तियाँ होती हैं, लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए कि जैसे धनिया हुआ, पुदीना हुआ, पालक हुआ, मेथी हुई, ऐसी बहुत सारी जो सब्जियां वाली पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं उनके तने में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्योंकि उनका तना ग्रीन कलर का होता है। तो कभी पूछ लिया जाए तो आपको ऐसे याद नहीं रखना है। पत्ती ये तो मेजर है कि पत्तियां ग्रीन ही होती हैं इसलिए पत्तियों में होता है, लेकिन बहुत सारा अगर कभी पूछ लिया कि धनिए के तने में कौन सा लवक होता है तो हमें क्या लगाना है, हरित लवक होता है, क्योंकि धनिया का जो तना होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो अगर कोई पौधे का तना अगर ग्रीन कलर का है तो उसमें कौन सा, पौधे का कोई भी भाग अगर हरे रंग का है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक ही पाया जाएगा। और पौधे का कोई सा भी भाग जिसमें कोई रंग नहीं है वो कैसा होगा, आवर्णी लवक होगा। आगे बात करें अगले पे बात करते हैं आवर्णी लवक पर। आवर्णी लवक या इसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, यह पौधे के रंगहीन भागों में पाया जाता है। ये रंगहीन, कोई रंग ही नहीं होता, या हम बोलें तो कौन सा रंग होता है, तो सफ़ेद रंग पाया जाता है। जैसे जड़ों में तथा भूमिगत तनों में, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो भूमि के नीचे होते हैं, तो भूमिगत तनों में जैसे बात करें आलू, तो आलू में कौन सा लवक होगा, आवर्णी लवक होगा। यह लवक भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है। ये लवक क्या करता है, तो जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका संग्रह करके, उनको संचित करके, उनको स्टोर करके रखता है। आगे बढ़ें, आवर्णी हो गया। अब बात करें वर्णी लवक की। वर्णी लवक के बारे में अगर मैं बताऊं तो हरा एवं सफ़ेद, ग्रीन एवं वाइट दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी कलर होते हैं, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी कलर होते हैं, उन कलरफुल जो भाग होते हैं उनमें कौन सा लवक होता है, तो वर्णी लवक होता है। रंगीन भागों में, पौधे के जितने भी रंगीन भाग होते हैं उनमें सब में वर्णी लवक होगा। चाहे वो अगर रंगीन पत्तियां हुई ग्रीन कलर की ना होके कोई रेड कलर में या कोई और कलर में पत्तियां, अगर पत्तियां भी और कलर में हुई तो उसमें भी क्रोमोप्लास्ट होगा, वर्णी लवक होगा। वर्णी लवक बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट को। या अगर बात करें तो फूल अलग अलग रंग के होते हैं, आपको येलो मिलेगा, रेड मिलेगा, पिंक मिलेगा, ब्लू मिलेगा, पर्पल कलर के फूल मिलेंगे, तो इन सब में कौन सा लवक मिलेगा, वर्णी लवक। बीज भी कलरफुल होते हैं, फल भी कलरफुल होते हैं। जैसे ऑरेंज देख लो, ऑरेंज का कलर कुछ और होता है, मौसम्मी का कलर कुछ और होता है, मैंगो भी अलग अलग कलर में मिल जाएंगे आपको। तो ये सब में अलग अलग रंग होते हैं वो वर्णी लवक उनमें पाया जाता है। देखें आगे इसके बारे में, यह पौधे के रंगीन भागों में पाया जाता है, जैसे फल, फूल, बीज आदि। जैसे टमाटर की बात करें तो टमाटर लाल कलर का होता है, तो उसमें वर्णी लवक कौन सा होगा, लाइकोपेन होगा। गाजर का जो गाजरी कलर किस वर्णी लवक के कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर में विटामिन होता है। जेंथोफिल भी एक प्रकार का प्लास्टिडी है।
जो कैसे कैसे कलर में होता है, तो पीले रंग में। अगर सूरजमुखी की बात करें, सूरजमुखी का जो फूल होता है वो पीला होता है, तो उसमें कौन सा वर्णी लवक मिलेगा? तो उसमें ज़ैंथोफिल नाम का वर्णी लवक मिलेगा। जो भी चीज़ें पीले कलर की होती हैं उसमें सब में ज़ैंथोफिल नाम का वर्णी लवक मिलता है। पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटिन बनने के कारण ही होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि पत्तियों का रंग पीला क्यों पड़ने लगता है? तो पीला कैरोटिन बनने के कारण पड़ने लगता है। कैरोटिन उनमें बनना शुरू होता है तो धीरे धीरे वो पहले पीले पीले रंग की होती है, फिर वो गाजरी कलर की हो जाती है। नील हरित शैवाल कवकों में लवक नहीं पाए जाते हैं। नील हरित शैवाल में मीन्स जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, उनमें और कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं। आपको पता है कि जो कवक जो होती है, फंगस जो होती है, फंजाई जो होती है, वो कैसी होती है? तो वो वाइट रंग की या सफ़ेद रंग की होती है। इसमें कोई प्रकार का कोई लवक नहीं मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल उपस्थित होता है और क्लोरोफिल के कारण ही पौधे भोजन बना पाते हैं, और जहाँ भोजन बनता है उस जगह को रसोई घर कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट की जगह अगर यहाँ क्लोरोफिल भी आ जाए तो भी आंसर सही है, क्लोरोफिल। या कभी आ जाए पत्तियाँ ग्रीन कलर की होती हैं तो ग्रीन कलर की हैं तो उनमें क्लोरोप्लास्ट होगा। पत्तियाँ आ जाएँ कि पौधे का रसोई घर इनमें से कौन है, और ऑप्शन में पत्तियाँ आ जाए तो पत्तियाँ भी हो जाएंगी। या दे दिया कि धनिए का तना या पुदीना का तना, तो वो ग्रीन कलर का होता है तो वो भी, उसको भी हम क्या बोलेंगे? रसोई घर। तो पौधे के वो भाग जो हरे रंग के होंगे, और जो हरे रंग के होंगे उनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होगा, और जहाँ क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होगा वहाँ क्लोरोफिल भी होगा, और वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन बना रहे होंगे, इसलिए उनको रसोई घर का नाम दिया है, रसोई घर की संज्ञा दी है। आगे बढ़ते हैं। लवक कंप्लीट हो गए। लवक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आवरणी लवक होता है जिसमें कोई रंग नहीं होता है, ये रंगीन भाग होता है। क्रोमोप्लास्ट एक कलरफुल होता है, ये पौधे के रंगीन भागों में पाया जाता है, जैसे फल, फूल, बीज। और क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन रंग का होता है जो पौधे के हरे रंग के भागों में पाया जाता है। ये आपको प्लास्टर कंप्लीट करवा दिए। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो कुछ अंतर हैं जिनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये आप देख लें। प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में सेल बॉल उपस्थित होती है, और यहाँ एनिमल सेल में सेल वॉल कैसी होती है? अनुपस्थित होती है। एनिमल सेल में ओनली सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल बॉल नहीं होती है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल बॉल भी होती है। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये यहाँ पे ऐसी सेल बॉल होती है इस टाइप से, और सेल बॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। तो प्लांट सेल में पहले आपको सेल बॉल मिलेगी और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। प्लांट सेल में दोनों मिलती हैं। एनिमल सेल में ओनली और ओनली सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। आपको आ गया होगा अच्छे से समझ में। प्लांट सेल में सेल वॉल उपस्थित होती है, एनिमल सेल में अनुपस्थित होती है। प्लांट सेल में लवक या क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, एनिमल सेल में अनुपस्थित होता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट या किसी भी प्रकार के लवक नहीं पाए जाते हैं। आगे दूसरे, अभी क्लोरोप्लास्ट या लवक मैंने अभी पढ़ाए हैं। नेक्स्ट की बात करें, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं? तो प्लाज्मोडेस्मेटा जो आपकी ये सेल होती हैं इस टाइप से, प्लांट की जो सेल होती है, तो ये सेल के बीच में, यहाँ पे बीच में छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं जिससे ये एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। यहाँ पे ये वाली जो सेल है, आगे चल के ये दूसरी सेल बनेगी, तो इस सेल को इस सेल से जोड़ने का ये प्लाज्मोडेस्मेटा ये काम करते हैं। तो ये छोटे छोटे से जो पोर होते हैं, ये छोटे छोटे से, मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे छोटे छोटे से गोल गोल पोर पाए जाते हैं, और इन पोर को ही क्या बोलते हैं? तो इन पोर को ही प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। इन जो छिद्र पाए जाते हैं जो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करते हैं, इन पोर को, यहाँ से कोई भी पदार्थ
इस कोशिका में भी आ जा सकता है और इस कोशिका से इस कोशिका में भी आ सकता है। किसके माध्यम से? प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से। इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा ओनली प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। प्लाज्मोडेस्माटा ओनली प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में अनुपस्थित होते हैं। अगली बात करें सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम ये प्लांट सेल में अनुपस्थित होते हैं और एनिमल सेल में उपस्थित होते हैं। सेंट्रोसोम का काम एनिमल सेल में सेल विभाजन के समय होता है, जो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। अगले की बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखें कि प्लांट सेल में सेंटर वैक्यूल एक बड़े आकार की रिक्तिका पाई जाती है, जो पादप कोशिका में बिल्कुल मध्य में होती है और जो एनिमल सेल में अनुपस्थित हो रही होती है। एनिमल सेल में छोटी छोटी सी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, छोटी छोटी वैक्यूल पाई जाती हैं, लेकिन प्लांट सेल में एक बड़े आकार की रिक्तिका होती है, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी है। आगे देखें, प्लांट सेल में सेल प्लेट का निर्माण होता है। कोशिका जब विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के समय एक सेल प्लेट बन जाती है, जिससे एक कोशिका दो कोशिकाओं में बट जाती है। और एनिमल सेल में सेल प्लेट का निर्माण नहीं होता है, इसमें सेल डिवीजन होके एक कोशिका दूसरी कोशिका में बटती है। इसमें सेल प्लेट का निर्माण होकर प्लांट सेल में सेल प्लेट के माध्यम से एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं और एनिमल सेल में सेल डिवीजन के माध्यम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है। अगर बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल एनिमल सेल से बड़ी होती है। याद रखना कि जो प्लांट सेल होती है वो एनिमल सेल से बड़े आकार की होती है। और एनिमल सेल की बात करें तो ये प्लांट सेल से कैसी होती है? छोटी होती है। ये इसके मेजर अंतर हैं जो मैंने आपको बता दी है, जिसमें से आपको लगभग 4 से 5 तो अच्छे से याद ही रखना है। एक तो आपको याद रखना है ये सेंट्रल वैक्यूल वाला बहुत अच्छे से। दूसरा आपको याद रखना है सेल बॉल। तीसरा आपको क्लोरोप्लास्ट, सेल बॉल, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रल वैक्यूल, ये 3 आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इनसे कई बार क्वेश्चन आए हैं। प्लाज्मोडेस्माटा ये भी एक अंतर ही है, तो देख लेना। आगे बढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ लेना। और अगर आज आपको आज की क्लास पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो और थोड़ा सा कमेंट करके भी बता दिया करो कि आपको समझ में आया है या नहीं समझ में आया है। आगे बात करें, इनसे भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो कोशिका के अंदर कुछ, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ से आगे। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन, ऐसे कौन से कोशिका अंग है? सेल ऑर्गन का मतलब है कोशिका अंग। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लेना कोशिकांग, कोशिकांग। तो जो सेल ऑर्गन डबल मेम्ब्रेन मीन्स कौन कौन से ऐसे कोशिकांग हैं जिनके जो ऊपर से 2 झिल्लियों से घिरे हुए होते हैं। तो ऐसे 3 ही कोशिका के अंग हैं जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं। एक तो आपका न्यूक्लियस है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है, तीसरा क्लोरोप्लास्ट है। याद रखना, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है उसकी मेम्ब्रेन में पोर होते हैं। इस टाइप का होता है न्यूक्लियस, इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इस टाइप से इसकी मेम्ब्रेन में आपको बीच में छिद्र देखने को मिलेंगे। इस टाइप का न्यूक्लियस का होता है। तो इसमें ये आपको बीच में आपको ये पोर देखने को मिल रहा है, जिससे न्यूक्लियस के अंदर चीज़ों का और बाहर निकलने का आवागमन होता रहता है। तो जो न्यूक्लियस में जो डबल मेम्ब्रेन होती है उनके बीच में पोर देखने को मिलते हैं। ये मैंने आपको न्यूक्लियस का डबल मेम्ब्रेन बताया है। आगे देखें, अब बात करें अगली माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होती है। देखें माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, बाहरी। एक कौन सी हो गई? ये बाहरी झिल्ली हो गई, ये बाहरी लेयर हो गई। और इसकी जो अंदर वाली लेयर होती है वो फोल्ड होती है इस टाइप से, एक क्रस्टी के समान संरचनाएं बनाती है इस टाइप से। ये वाली जो आपको दिख रही है ये इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है। ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये वाली आपकी इनर मेम्ब्रेन हो गई। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल झिल्ली से घिरा हुआ होता है। और क्लोरोप्लास्ट का तो जस्ट मैंने अभी भी बताया है। क्लोरोप्लास्ट नॉर्मल एक लेयर और इसके ऊपर डबल लेयर होता है। और मैं आपको इसी के साथ में, वैसे पहले मैं बता चुकी हूँ लेकिन अभी एक बार और बता देती हूँ कि ये जो तीनों कोशिकांग हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों डबल मेम्ब्रेन भी होते हैं और इन तीनों में DNA भी पाया जाता है।
जब मैंने आपको न्यूक्लियस पढ़ाया था तभी बताया था कि न्यूक्लियस में तो डीएनए होता ही है, और न्यूक्लियस के अलावा कौन से कोशिकांग हैं कि जिनमें डीएनए और होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। तो ये समझ लो कि जिन जिन कोशिकांग में डीएनए है उनको सुरक्षा की ज़्यादा आवश्यकता है, तो जितने में डीएनए है वो सारे कोशिकांग डबल मेम्ब्रेन है। अब क्वेश्चन आता है, डबल मेम्ब्रेन का हो गया क्वेश्चन यहाँ पे। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से कोशिकांग हैं जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। तो ऐसे दो कोशिकांग हैं जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, एक तो आपका राइबोसोम है, दूसरा सेंट्रोसोम है। लेकिन आप याद रखना, राइबोसोम प्लांट एवं एनिमल दोनों में पाया जाता है, और सेंट्रोसोम जो है वो ओनली और ओनली एनिमल में ही पाया जाता है। ये याद रखना, ये ओनली एनिमल में पाया जाता है, और राइबोसोम प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। कभी आया कि एनिमल सेल में कौन सा कोशिकांग है जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो आपको सेंट्रोसोम लगाना है, और अगर राइबोसोम का पूछा है तो राइबोसोम लगाना है। ये आपका, मैंने आपको ये बता दिया है कि कौन कौन से कोशिकांग हैं। अब बात करते हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि केंद्रक के अंदर, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक के अंदर एक क्रोमेटिन पाया जाता है। एक क्रोमेटिन का ये पूरा जाल होता है, एक केंद्रिका होती है। जब कोशिका विभाजन होने लगता है तो ये जो क्रोमेटिन होता है, ये आपका केंद्रक, मैंने ये दूसरा डायग्राम बना रही हूँ इसी का ये दूसरा नेक्स्ट डायग्राम है कि अगर कुछ नहीं हो रहा है, कोशिका में कोई कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है, तो ये जाल की तरह फैला हुआ है। लेकिन अगर कोशिका विभाजन शुरू होता है तो ये जो डीएनए के जो अणु होते हैं, डीएनए के जो धागे होते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद आ गई कि अपनी बॉडी में इतनी कोशिकाएं होती हैं, कोशिका के अंदर इतना डीएनए होता है कि अगर किसी की एक बॉडी से पूरा डीएनए का जो धागा है वो निकाला जाए, तो अपना जो अर्थ है, अपनी जो ग्लोब है या अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसके 2.5 चक्कर लग जाएंगे। इतना धागा, इतना क्रोमेटिन अपने बॉडी के अंदर रहता है। उस ग्लोब के, उस पृथ्वी के, जो पूरी पृथ्वी है उसके 2.5 चक्कर लगा सकता है, इतना डीएनए अपनी पूरी बॉडी की कोशिकाओं में होता है। तो ये जो डीएनए के जो अणु हैं, जो धागे हैं, ये धागे जिस समय कोशिका विभाजन होता है उस समय ये सारे संगठित हो जाते हैं, और संगठित होकर इस टाइप से क्रोमोसोम बना लेते हैं। इस टाइप से ये क्रोमोसोम बना लेते हैं जब कोशिका विभाजन का समय होता है उस टाइम पे। अब आगे देखें, ये इनको क्रोमोसोम बोलते हैं। ये आपको जो संरचना दिखाई दे रही, इस संरचना को क्रोमोसोम कहते हैं। आगे देखें कि क्रोमोसोम क्या है। देखें क्रोमोसोम, जिसको हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं, इनका जो नाम है वो बाल्डेयर ने दिया था, गुणसूत्र नाम 1888 में। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जितने भी अलग अलग प्रकार की जातियां हैं, जैसे बात करें कुत्ते में कुछ अलग गुणसूत्रों की संख्या होगी, बिल्ली में कुछ और होगी, घोड़े में कुछ और होगी, हाथी में कुछ और होगी, बंदर में कुछ और होगी, और जो ह्यूमन बीइंग है उनमें कुछ और होती है। तो यही लिखा है कि प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। एक निश्चित गुणसूत्रों की संख्या होगी। जैसे हमारे अंदर, या हम बोले ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं, तो 23 जोड़ी होते हैं। टोटल गुणसूत्र 46 होते हैं। तो जितने भी ह्यूमन होंगे सबके अंदर 46 ही गुणसूत्र मिलेंगे, या हम जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी मिलेंगे। देखें, संख्या निश्चित होती है। दैहिक तथा जनन कोशिकाओं में, इसको हम सोमेटिक बोलते हैं, इनको हम जर्म सेल बोलते हैं। सोमेटिक सेल्स एवं जर्म सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या डिप्लॉइड को या द्विगुणित बोलते हैं। द्विगुणित, इसमें ये मात्रा नहीं आएगी। द्विगुणित हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में डिप्लॉइड। तथा युग्मकों में आधा गा आता है, इसमें डंडा नहीं आएगा। युग्मकों में इनकी संख्या अगुणित या हैप्लॉइड होती है। अगुणित को इंग्लिश में हैप्लॉइड बोलते हैं।
हैप्लॉइड अगुणित होती है तथा मनुष्यों की प्रत्येक दैहिक कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 22 जोड़ी ऑटोसोम तथा 1 जोड़ी एलोसोम पाए जाते हैं। लिंग गुणसूत्र आगे देखें। लिंग गुणसूत्र जो मेल में XY तथा फीमेल में XX होते हैं। गुणसूत्र एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसमें आनुवांशिक गुणों को धारण करने वाले जीन पाए जाते हैं, जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहते हैं। चलो मैं आपको समझा देती हूँ इसको। यहाँ देख लें, मैंने आपको बता दिया कि क्रोमोसोम किससे बनते हैं। तो जो डीएनए के अणु होते हैं, जो डीएनए के धागे होते हैं, उनसे क्रोमोसोम बनते हैं। और किस टाइम पे बनते हैं? जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे क्रोमोसोम बनना शुरू होते हैं। तो प्रत्येक इंसान के जो प्रत्येक जाति के इंसान है, उन जो प्रत्येक जाति अलग अलग जाति के जो लोग होते हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। तो अगर ह्यूमन बींग की बताएं तो ह्यूमन बींग में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23 जोड़ी क्रोमोसोम को हम जोड़ी में देखते हैं और ये जोड़ी में ही रहते हैं। इस टाइप से ये 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं ह्यूमन बींग के अंदर। ऐसे समझ लो, एक जोड़ी ये हो गया, ये 2 जोड़ी हो गया, ये 3 जोड़ी हो गया। ऐसे ही आगे चल के 22 जोड़ी हो जाएगा और ऐसे ही आपका कितना हो जाएगा? 23 जोड़ी। तो ऐसे इस टाइप से 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो देखें ये जो 23 जोड़ी क्रोमोसोम हैं, ये आपके जो 23 जोड़ी क्रोमोसोम हैं, क्रोमोसोम 23 जोड़ी क्रोमोसोम हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। इनमें से 22 जोड़ी जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम ये किन में पाए जाते हैं ऑटोसोम? तो ये दैहिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, सोमेटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ये किस में होते हैं? ये दैहिक कोशिकाओं में होते हैं, सोमेटिक सेल्स में होते हैं। और जो एक जोड़ी है, एक जोड़ी, इसको बोलते हैं एलोसोम। ये आप लिख लेना अपनी कॉपी पे, नहीं समझ में आए तो ऐसे बना के लिख लेना। एक जोड़ी एलोसोम होता है जो किस में पाए जाते हैं? तो ये जनन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जनन कोशिकाओं में पाए जाते हैं एक जोड़ी। जो इस ऑटोसोम है इसको दैहिक क्रोमोसोम भी बोलते हैं, इनको ऑटोसोम को दैहिक गुणसूत्र भी बोलते हैं, और इनको जनन गुणसूत्र या एलोसोम को लिंग गुणसूत्र भी बोलते हैं। हिंदी में इनको लिंग गुणसूत्र भी बोलते हैं, क्योंकि इनसे लिंग का निर्धारण होता है। लिंग गुणसूत्र। आगे देखें, जो एक जोड़ी 22 जोड़ी तो सभी में सेम ही होंगे, फीमेल में मेल में सब में सेम होंगे। 22 जोड़ी जो ऑटोसोम होते हैं, जो सोमेटिक सेल्स में पाए जाते हैं, दैहिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जिनको दैहिक गुणसूत्र भी बोलते हैं। लेकिन जो एक जोड़ी जो होता है, इसमें जो एक जोड़ी जो पाया जाता है, ये दोनों में अलग अलग मिलेगा, मेल में अलग मिलेगा और फीमेल में अलग मिलेगा। मेल में ये अलग होगा, फीमेल में अलग होगा। देखें तो मेल में ये क्या होगा? मेल में ये XY होगा और फीमेल में XX होगा। एक जोड़ी होते हैं तो फीमेल में जो क्रोमोसोम होंगे वो XX होंगे और मेल में XY होंगे। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। यही सब इसमें लिखा हुआ है। और ये जो गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्रों में क्या होता है कि इनमें आनुवंशिक कैरेक्टर होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको 2 शब्द मिले होंगे, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। तो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। जो जोड़ी में होते हैं, मैंने आपको बताया कि पूरी दैहिक कोशिकाओं में ये यहाँ पे ये देखो ये लिखा हुआ है, दैहिक तथा जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित यानी डिप्लॉयड होती है। ये लिखा है डिप्लॉयड होती है। जो दैहिक और जनन कोशिकाएं, इनमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। लेकिन जो युग्मक होते हैं, इनमें इनकी संख्या अगुणित यानी हैप्लॉयड होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि युग्मक क्या होते हैं, उनकी संख्या हैप्लॉयड कैसे होती है। यहाँ आ जाए,
देखें, अगर बात करें ओवरी की, तो ओवरी में जो गुणसूत्र होते हैं, ओवरी क्या है, ये एक जनन कोशिका है। और फीमेल के अंदर, ये यहाँ पे बात करें तो फीमेल के अंदर जो ओवरी होती है, जो अंडाशय होता है, वो एक जनन कोशिका है। तो इसमें क्रोमोसोम जो होंगे जोड़ी में होंगे, और जोड़ी में जो कैसे होंगे, तो XX होंगे। ये समझ के चलो कि ये जोड़ी है, तो ये कैसे होंगे, ये XX होंगे ओवम में। और अगर बात करें मेल की, तो मेल का जो जनन कोशिका है वो क्या होती है, टेस्टीज होती है। टेस्टीज यानी वृषण। तो इसमें क्रोमोसोम जो होंगे, इसके क्रोमोसोम भी जोड़ी में ही होंगे। ये देखो, ये मैंने जोड़ी में बना दिए, लेकिन इसकी जोड़ी में क्या होंगे, X और Y। अब मैं आपको बात करूं कि फीमेल की जो ओवरी होती है, फीमेल की ओवरी से, ये ओवरी के लिए मैंने यहाँ पे O बना दिया। ओवरी यानी अंडाशय, अंडाशय की बात कर रहा है, अंडाशय शॉर्ट में लिख दिया। और ये टेस्टीज, टी का टेस्टीज की बात कर रहे हैं, वृषण की, हिंदी में वृषण बोलते हैं टेस्टीज को। तो अंडाशय से, फीमेल के अंडाशय से, ये अंडा नहीं है, अंडाशय है, अंडाशय। फीमेल की अंडाशय से ओवम का, यानी एग का फॉर्मेशन होता है। ओवम को या एग, इसको एग बोल सकते हैं या ओवम बोल सकते हैं। और टेस्टिस से जो फॉर्मेशन होता है वो स्पर्म का होता है। तो ये एग है और ये क्या है, ये एक स्पर्म है, स्पर्म। तो जो फीमेल का एग होता है और मेल का स्पर्म होता है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, तो इनको गैमेट्स बोलते हैं। इनको गैमेट या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को युग्मक बोलते हैं। तो मेल के ओवम में सिर्फ एक ही एक्स आएगा, एक ही क्रोमोसोम आएगा। मतलब अगर बात करें ये एग है तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एक एक्स आएगा। और ये फीमेल, ये मेल का, ये फीमेल के इसमें एक एक्स आएगा, और ये मेल का है इसमें XY है। तो इसमें एक्स भी आ सकता है और Y भी आ सकता है। तो मान के चलो ये स्पर्म Y लेके आया, तो ये यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक ही एक्स है, एक ही क्रोमोसोम है, और यहाँ पे भी एक ही क्रोमोसोम है Y। यहाँ पे सिर्फ एक क्रोमोसोम है Y, और यहाँ पे एक क्रोमोसोम है X। तो जहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम होता है, जहाँ जोड़ी में नहीं होता है, उसको हैप्लॉइड बोलते हैं, हैप्लॉइड या अगुणित। तो जो ओवम होता है, ओवम और स्पर्म जो युग्मक, इनको युग्मक बोलते हैं। तो इनके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो अगुणित होते हैं। द्विगुणित मीन्स जहाँ जोड़ी में हो, और अगुणित मीन्स जहाँ जोड़ी में नहीं हो। जब ये स्पर्म और ये ओवम, जब ये दोनों आके मिल जाएंगे, इन दोनों में ये जो संयोजित हो जाएंगे, तो X और इसका Y, ये दोनों आके यहाँ मिल जाएंगे। और जो इनके जो कैरेक्टर हैं, इस फीमेल के और इस मेल के, इन दोनों के कैरेक्टर इस XY में आ जाएंगे। और एक जो नया जो बच्चा होगा वो क्या होगा, एक मेल होगा, क्योंकि Y जो होता है वो मेल के लिए होता है, और X होता है जो फीमेल के लिए होता है। अगर Y आके मिलेगा तो होने वाली जो संतान होगी वो एक बॉय होगी, और X आके मिलेगा तो होने वाली संतान एक गर्ल होगी। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है। जितनी भी सोमेटिक सेल्स हैं उनमें सब में डिप्लॉइड क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन जो युग्मक होते हैं, युग्मक क्या होते हैं, युग्मक को इंग्लिश में गैमेट्स बोलते हैं। युग्मक होते क्या हैं, तो फीमेल की अंडाशय से जो ओवम निकलता है, उस ओवम में एक ही एक्स होगा, तो उस ओवम को युग्मक बोलेंगे। और मेल की टेस्टिस से जो स्पर्म निकलता है उसमें एक ही क्रोमोसोम होगा, हो सकता है वो एक्स भी हो सकता है वो Y भी हो, तो उसको भी हैप्लॉइड क्रोमोसोम ही बोलेंगे, उसको भी युग्मक ही बोलेंगे। मुझे यकीन है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें, और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।